अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम। आपके जो क्विज का सॉल्यूशन मार्किंग है वो मैंने उसकी अवार्ड लिस्ट जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। और जो रिवाइज्ड सॉरी और जो रिवाइज्ड मार्क्स है वो आप लोगों के अब काउंट होंगे। जिनके क्विज नंबर 2 जिन्होंने 1 भी दिया था और 2 भी दिया था उनके क्विज नंबर 2 के मार्क्स जो हैं वो काउंट होंगे, अपडेटेड मार्क्स जो हैं। ओके, लास्ट हमने 4 ईयर सीरीज़ को स्टार्ट किया था और 4 ईयर सीरीज़ के अंदर हमने जो है वो डिफरेंट फार्मूलाज को यूज़ करना है जिससे हम अपने किसी भी सिग्नल को कन्वर्ट कर सकें इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और देन उन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को हमने बेसिक फंक्शंस का नाम दिया था बिकॉज उनमें जो है हमारी प्रोसेसिंग वगैरह जो है वो सिंपल हो जाती है। उस पर हम 2 एग्जांपल्स ऑलरेडी कर चुके थे जिनमें बेसिकली हम यूज़ कर रहे थे साइन फंक्शंस और कोसाइन फंक्शन, जिस पे डायरेक्टली हमने आइलर्स आइडेंटिटी को यूज़ करके उनको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लिया था। नेक्स्ट जो एग्जांपल आपकी बुक के ऊपर अवेलेबल है उसको भी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि अगर हमारे पास साइन या कोसाइन के अलावा कोई फंक्शन आता है या सिग्नल आता है तो उसको हम जो है वो विद फार्मूलाज कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। सो दिस इज अ सिग्नल एक्स ऑफ टी जो कि आप लोगों को विजिबल है और एक्स ऑफ टी की जो वैल्यू है वो 1 है इफ़ यू आर विद इन द बाउंड्स ऑफ t1। तो -t1 से लेकर +t1 तक दिस फंक्शन इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू 1। और उसके बाद अगर आप जो है वो नेक्स्ट मूव करेंगे अप टू t/2 और t/2 से ऑनवर्ड तो इस फंक्शन की वैल्यू 0 है। इस फंक्शन का टाइम पीरियड कितना है इस वेव फॉर्म से अगर हम एनालाइज करें तो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस वेव फॉर्म और दिस सिग्नल? 1 सेकंड सर। 1 सेकंड? हाउ? सर वो हमारे पास जो स्टार्ट हो रही है वो टी से लेकर 2t तक जा रही है। मीन न्यू वेव फॉर्म हमारी 1 सेकंड के बाद आ रही है। ओके, तो इसको आप 1 कैसे कह रहे हो? मतलब टी की वैल्यू डिफाइन तो है ही नहीं यहाँ पे, तो टी इज अ वेरिएबल। हमारे पास ठीक है, टी जैसा तो टी ठीक है, टी आप कैसा टी है तो टी को उसने जो है वो कोई नंबर में डिफाइन नहीं किया है, तो अगर टी को वो 1 सेकंड कहता है देन ऑब्वियसली 1 सेकंड है। बट अगर हम वेरिएबल्स की टर्म्स में बात कर रहे हैं देन द टाइम पीरियड ऑफ दिस वेव फॉर्म इज इक्वल्स टू टी, कैपिटल टी। और उस टाइम पीरियड के अंदर हमने इस वेव फॉर्म को जो है वो एक्सपेंड करना है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल्स। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वो फार्मूलाज कौन से थे जिससे हमने एक्सपेंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड द कंपोनेंट ए नॉट वेयर के इज इक्वल्स टू 0। और कंपोनेंट ए नॉट को फाइंड करने के लिए आपके पास जो फार्मूला अवेलेबल होगा उसको हम यहाँ कर लेते हैं। योर ए नॉट इज इक्वल्स टू 1 ओवर योर टाइम पीरियड और इसको हमने इंटीग्रेट करना है -t1 से लेकर t1 तक। ऐसा क्यों करना है? बिकॉज -t1 से ऑनवर्ड आपके सिग्नल के अंदर वैल्यूज अवेलेबल हैं -t1 से t1 तक, और उसके बाद नेक्स्ट में इसकी वैल्यूज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हम जस्ट एक पीरियड के लिए लेंगे और -t से t1 से t1 तक हमारे पास फंक्शन की वैल्यू जो है वो 1 है। तो उसी फंक्शन में हम इसको जो है वो उसी लिमिट्स के अंदर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। दिस इज 1 and this is dot dt। लिमिट्स को एक्सपेंड कर लो और मुझे इसका फाइनल आंसर बताओ कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन आफ्टर पुटिंग द लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर। सर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर में हमारे पास t वेरिएबल आ जाएगा 2t1 डिवाइडेड बाय एज इट इज हमारे पास जो टाइम पीरियड आ रहा था। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए नॉट, इसको हम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है रिमेनिंग एम्पलीट्यूड्स जिसको हम ए के की टर्म्स में डिफाइन करते हैं। अगेन हमारे पास जो है वो फार्मूला वही होगा लेकिन हमारे पास अब एक्सपोनेंशियल साथ इन्वॉल्व हो जाएगा।
1/t इज योर टाइम पीरियड जिसके अंदर आपने इंटीग्रेट करना था, एंड -t1 से लेकर +t1 तक इस वेव फॉर्म की विंडो ओपन होती है और बाकी टाइम के लिए वो क्लोज है, बाकी टाइम के लिए वो 0 है। फंक्शन की वैल्यू 1 है और साथ हमने एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई करना है विच इज़ एक्सपोनेंशियल ऑफ -j k ओमेगा नॉट इंटू टी डॉट dt। अब इस इंटीग्रेशन को हमने सॉल्व करना है, जस्ट एक एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट है और उसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट के साथ जो पावर में टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं, जो मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट्स हो रही हैं, उनको हम डिवाइड कर देते हैं पहले। दैट वुड बी -1/j k ओमेगा नॉट इनटू कैपिटल T जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट था। इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं जो कि एज इट इज आ जाएगी एक्सपोनेंशियल ऑफ -j k ओमेगा नॉट इंटू टी, और टी की जो लिमिट्स हमने पुट करनी है दैट विल बी -t1 से +t1। कि अगर आपको किसी स्टेप की समझ नहीं आ रही है तो मुझे वहाँ पे आप स्टॉप कर सकते हो। तो ये है जी हमारे पास, रिपीट कीजिए। हमने जस्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेट किया है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन जो है वो हमने एज इट इज़ लिख दी है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में टी के साथ जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही थी उनको हमने फाइनल आंसर में डिवाइड कर दिया है। जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो साथ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं कांस्टेंट टर्म्स जो हैं, और जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो वो सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो डिवाइड होती हैं। तो जे के ओमेगा नॉट माइनस जे के ओमेगा नॉट से हमने डिवाइड कर दिया, और ये जो टी है इसको साथ वैसे ही मल्टीप्लाई कर दिया, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमने एज इट इज़ आंसर लिख दिया इंटीग्रेशन के बाद। और अब जो हम लिमिट्स पुट करेंगे आफ्टर इंटीग्रेटिंग, वो लिमिट्स होंगी -t1 से लेकर +t1 तक। तो लेट्स पुट दीज लिमिट। दिस इज -1/j k ओमेगा नॉट इंटू टी एज इट इज हम लिख रहे हैं। फर्स्ट लिमिट, अपर लिमिट एक्सपोनेंशियल ऑफ -j k ओमेगा नॉट +t1, देन नेगेटिव साइन इंटीग्रेशन का, एक्सपोनेंशियल ऑफ +j ओमेगा नॉट इंटू t1। ठीक है, बिकॉज दोनों तरफ से माइनस साइन जो है वो कैंसिल होकर उसको प्लस बना देंगे। t1 के साथ लोअर लिमिट में माइनस है और एक्सपोनेंशियल के साथ भी माइनस इन्वॉल्व है, तो दोनों माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे विल गिव यू प्लस साइन। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड लेट्स सी कि हमारे पास कौन सी टर्म्स बचती हैं। 1/j k ओमेगा नॉट इंटू टी, ये वाला जो माइनस है जिसका प्लस एक्सपोनेंशियल है उसको अगर हम बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल गिव यू प्लस एक्सपोनेंशियल। दिस विल बी j k ओमेगा नॉट इंटू t1 and remaining will be minus exponential of -j k ओमेगा नॉट इंटू t1। ठीक है, इस स्टेप की समझ आ गई सबको कि हम कैसे इसको प्रोसेस कर रहे हैं। यस सर। अब अगर हम एक्सपोनेंशियल वाली दोनों टर्म्स को देखें तो ये सम हमारे पास एक साइन फंक्शन के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, बिकॉज एक्सपोनेंशियल ऑफ प्लस टर्म माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टर्म हमें चाहिए डिवाइडेड बाय 2j। तो j हमारे पास अवेलेबल है, नेक्स्ट 2 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से इसको डिवाइड भी कर देते हैं। k ओमेगा नॉट t एज इट इज, और ये जो रिमेनिंग टर्म होगी दिस विल बिकम एक्सपोनेंशियल ऑफ +t1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ -j k ओमेगा नॉट t1 और डिवाइडेड बाय 2j, and this whole bracket is will be your sine function. So we can just write 2/k omega naught into t into sine k omega naught into t1। यहाँ तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। नो सर। क्लियर है सर।
हमने ओमेगा नॉट इंटू टी का जो है वो चैप्टर नंबर 1 के अंदर आंसर देखा था कि अगर मैं ओमेगा नॉट इंटू टी को सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आंसर जो है वो कुछ इस फॉर्म के आएगा. वी कैन एक्सपैंड ओमेगा नॉट in the form of 2 pi divided by t, या 2 pi f means 1 over t time period dot t. तो इस t को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं एंड द ओमेगा नॉट t विल बिकम 2 pi. तो यहाँ पे जो ओमेगा नॉट t साथ ऐड हो रहा डिवाइड हो रहा है, इसको हम जस्ट लिख सकते हैं अब 2 इंटू साइन के ओमेगा नॉट t1 डिवाइडेड बाय k pi. So this is the final term after manipulation of your equations. ओमेगा नॉट टी की जगह पे हमने जस्ट 2 पाई पुट किया है, सॉरी ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा बिकॉज नीचे जो है वो ओमेगा नॉट टी में 2 आ रहा है. तो आपके पास जो टर्म बचती है दैट इज जस्ट साइन के ओमेगा नॉट t1 डिवाइडेड बाय k पाई. इस 2 को मैं यहाँ से अरेज कर देता हूँ. ठीक है, इस लास्ट इक्वेशन तक बताओ क्वेश्चन है तो. ठीक है, तो हमारे सर पास अब हमने पीरियड -t1 से t1 तक ही क्यों रखा? आप चेंज कर सकते हो. हमारे पास जो है ये वाली वेवफॉर्म है और इस वेवफॉर्म में आप जो भी पीरियड डिफाइन करोगे उस पे ये आंसर आपका सेम ही आएगा. हमने -t1 से t1 रखा था, आप इसको 0 से लेकर +t तक बेशक ले लो. उसमें आपको फिर फर्दर पार्ट्स करने पड़ेंगे. 0 से t1 तक आपकी वैल्यू 1 होगी, देन t1 से t/2 तक 0 है, t/2 से नेक्स्ट ऑनवर्ड पे वैल्यू फिर 0 है और देन नेक्स्ट पे इस पोर्शन में फिर से वैल्यू 1 होगी. तो आपके 2 टाइम्स पे 1 आने हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. अब ये 2 टाइम्स आप जहाँ मर्जी ले लो, चाहे आप ये पॉजिटिव साइड कंसिडर कर लो और देन उसके बाद नेक्स्ट की ये वाली साइड कंसिडर कर लो टी से पहले और बीच में सारा सिग्नल जो है वो ऑटोमेटिकली 0 है. डजेंट मैटर आप कौन सा पीरियड लेते हो. अगर आपने टाइम पीरियड में एक पीरियोडिक सिग्नल डिफाइन किया है दैट मीन्स आप किसी भी पीरियड के ऊपर जाके उसको एक्सपेंड कर सकते हो. द रिजल्ट वॉन्ट चेंज. यस, -t/2 से t/2 तक भी ले सकते हैं. हम -t/2 से t/2 तक ही लेना था हमने, लेकिन द थिंग इज कि -t/2 से -t1 तक आंसर 0 है तो उसकी इंटीग्रेशन करने का फायदा नहीं. सिमिलरली t1 से लेकर +t/2 तक आंसर अगेन 0 है तो उसकी भी इंटीग्रेशन का फायदा नहीं है. हमारे पास जहां पे विंडो जस्ट ओपन है हमने उसी लिमिट्स के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है. दो के इसका टाइम पीरियड टोटल t है, हमारा जो सिग्नल है वो उसका प्रॉपर जो स्पैन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर होता है. उसके अंदर 2 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो 2 डिसकंटिन्यूटीज के ऊपर हमारा फंक्शन 0 दे रहा है. तो उन रीजन्स को एक ये वाला रीजन हो गया और एक ये वाला रीजन हो गया, इन पे हमने अपनी इंटीग्रेशन को परफॉर्म ही नहीं किया. आप कर सकते हो लेकिन वो एक स्टेप हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा फिर, बिकॉज अगर वहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 है दैट मीन्स उसकी इंटीग्रेशन का आंसर ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा. तो हमने जस्ट -t1 से लेकर +t1 तक के लिमिट्स लिया है जहाँ पे हमारी विंडो ओपन हुई है और उस विंडो में हमारे पास जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू आई है वो वैल्यू 1 थी. क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट हमने जो है वो लेट्स सपोज कि हम t1 और t2 को या t और t1 जो है इनको कोई वैल्यूज असाइन करते हैं ताकि हमारे पास कोई न्यूमेरिक नंबर्स आ जाए. हमारे पास अभी जो नंबर आए हैं वो एक फॉर्म में है. यस सर, हमें साथ ग्राफ भी गिवन होगा या जस्ट ऊपर वाली इक्वेशन होगी? अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको ग्राफ साथ गिवन होगा या आपको जस्ट ग्राफ गिवन होगा बिकॉज इक्वेशन जो है वो हमें इतनी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है जितना हमें ग्राफ दे रहा है. ठीक है, तो आपके एग्जाम्पल के अंदर उसने दोनों चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं. इक्वेशन इज आल्सो गिवन एंड द ग्राफ ऑफ दैट इक्वेशन इज आल्सो गिवन. ठीक है, यहाँ तक आगे चलें. यस सर. यस सर. ये जो सारी डिस्कशन हम कर चुके हैं और ये जो हमने लास्ट में वैल्यू फाइंड की है ये आपकी मैंने स्लाइड्स के ऊपर भी इंक्लूड की हुई है. आई जस्ट वांट टू रिक्रिएट द रिजल्ट्स.
ताकि हम जो है वो साथ साथ इसको अंडरस्टैंड करें। हमारे पास ए नॉट की अब जो वैल्यू यहाँ डिफाइन हुई है उसको हम जो है वो सर्कल में ले लेते हैं। एक हमारे पास एम्पलीट्यूड फॉर के इज इक्वल टू 0 ये डिफाइन हो गया, और देन रिमेनिंग जो एम्पलीट्यूड्स होंगे फॉर अदर केस वो हमारे पास इस इक्वेशन से आएंगे। हम के की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, हमारे पास एक आंसर आ जाएगा, देन फॉर 2 3 ऑनवर्ड डिफरेंट आंसर्स हमारे पास जनरेट होते जाएंगे। और यही चीज़ें आपकी स्लाइड के ऊपर वो मेंशन कर रहा है, ए नॉट इज इक्वल्स टू 2t1 ओवर टी, वी हैव फाउंडेड दिस थिंग। देन के की जो वैल्यू है वो उसने लिमिट्स को पुट करने के बाद इक्वेशन को सॉल्व कर रहा है, और यहाँ पे वो आपको फाइनल रिजल्ट दे दैट ए के इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा नॉट के ओमेगा नॉट t1 divided by k pi after all the manipulations that we have done. And this a k ये जो एम्पलीट्यूड्स इस इक्वेशन से डिफाइन हुए हैं, ये k इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन हुए हैं, बिकॉज 0 के लिए हमने ऑलरेडी पहले डिफाइन कर लिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट में हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि जो t की वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 4t1। अब यहां से हमारे पास कुछ जो है वो चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। अगर टोटल टाइम जो है वो t1 के 4 टाइम्स के इक्वल है तो उससे फिर हमारी इक्वेशन में क्या चेंजेस आएंगी वो हम अभी देख लेते हैं। अगर टोटल टाइम जो है वो 4t1 के इक्वल है तो ओमेगा नॉट इंटू t1 का आंसर क्या होगा, कौन बताएगा मुझे? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ साइन के अंदर वाली जो टर्म्स हैं ओमेगा नॉट इंटू t1, where omega naught is equals to 2 pi divided by t। सर ओमेगा नॉट t/4 और t1 की जगह पे हम पुट कर सकते हैं ओमेगा नॉट 2 पाई ओवर t है, ये कंफर्म है। ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू एफ, और f जो है वो टाइम पीरियड का इन्वर्स होता है, तो उसको तो हम जो है वो इस फार्मूला में एक्सपेंड कर सकते हैं 2 पाई ओवर t। t1 के लिए हमें जो है वो नेक्स्ट एक इक्वेशन मिली है, t1 विल बी इक्वल्स टू t/4, तो इसको हम लिख सकते हैं t/4 यूजिंग दिस इक्वेशन, जहां पे वो कह रहा है कि टोटल टाइम जो है वो 4t1 के इक्वल है, तो इसका मतलब है t1 जो है वो t/4 के इक्वल होगा। जस्ट इसको मैनिपुलेट कर लिया हमने, यहां से हमने t1 की वैल्यू निकाल ली है, t1 इज इक्वल्स टू t/4, तो उस t1 को हमने यहाँ इस इक्वेशन के अंदर प्लेस कर दिया है। अब इसको अगर हम कैंसिल आउट कर दें कुछ चीज़ों को, आपका टाइम जो है वो पीरियड कैंसिल हो रहा है, एंड 2 पाई में 2 जो है वो 4 से डिवाइड होगा तो 1/2 आंसर आ जाएगा, तो टोटल आंसर विल बी π/2। इस स्टेप पे अगर किसी को समझ नहीं आई तो बताओ। क्लियर है? मुझे फीडबैक दो, माइक सारे जी ओपन कर सर। लो भी अपने। सर अच्छा, अब सर t1 जो है हमारे पास t/4 के इक्वल है, जिससे हमारे पास ओमेगा नॉट t1 का आंसर π/2 के इक्वल आ गया। तो हम अपनी इक्वेशन को फिर से मैनिपुलेट करके ऑब्वियसली इस रिजल्ट के बाद कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। योर ए के इज इक्वल्स टू, फॉर के इज नॉट इक्वल्स टू 0 ऑब्वियसली, साइन k π/2 डिवाइडेड बाय k पाई। ओमेगा नॉट t की जगह पे हमने π/2 पुट कर दिया है। अब हमने फाइंड करने हैं डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स फॉर k इज इक्वल्स टू 1, और पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो आंसर आया था ए नॉट का आंसर क्या होगा फॉर t इज इक्वल्स टू 4t1। 1/2 41, तो इसको अगर हम इस इक्वेशन के अंदर प्लेस करें देन आंसर विल बी 1/2 सर। ठीक है। तो जस्ट हमने उसकी वैल्यूज को यूज कर, या t की जगह पे 41 पुट कर दो या t1 की जगह पे t/4 पुट कर दो। दोनों ही केसेस में हमारे पास जो a नॉट की वैल्यू आएगी वो अब एक न्यूमेरिक नंबर है जिसको हम प्लॉट कर सकते हैं अपने टूल्स के साथ, मैटलैब के साथ, and that value will be 1/2. Let's find the remaining amplitudes.
k is equals to 1 to onward and minus 1 to onward. एक्सक्यूज मी हम सर। इस ग्राफ, यस सर हमें क्या ए नॉट से पता चल सकता है कि हमारी ओमेगा नॉट टी की वैल्यू क्या होगी? ओमेगा नॉट टी की वैल्यू ए नॉट पे डिपेंड नहीं करती। अगर आप जस्ट ओमेगा नॉट टी लिख रहे हो वे टी इज योर टाइम पीरियड, द आंसर विल ऑलवेज बी 2 पाई। लेकिन यहां प्रॉब्लम ये थी कि एक और वेरिएबल t1 इन्वॉल्व हो रहा था। उस t1 का हमें आइडिया नहीं था कि उसकी वैल्यू क्या है। टाइम पीरियड का ओमेगा नॉट से डायरेक्ट रिलेशन है। ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर टी, दैट मीन्स टी इज अ टाइम पीरियड। अगर ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है इटसेल्फ टाइम पीरियड के साथ, आंसर ऑलवेज 2 पाई आएगा। लेकिन हमारे पास केस कुछ इस तरह था, ओमेगा नॉट इंटू t1। अब इस t1 का नहीं पता कि ये क्या है। हमारे पास ओमेगा को एक्सपेंड करके ये वाली टर्म आ जाएगी, लेकिन अब इस t का t1 से क्या रिलेशन है वो डोंट नो। तो फिर हमें बताता है कि t जो है वो 4t1 के इक्वल है, देन हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो ए नॉट की रिक्वायरमेंट नहीं है ओमेगा नॉट टी को 2 पाई के इक्वल रखने के लिए, ठीक है। ए नॉट इज सेपरेट थिंग और ओमेगा नॉट टी जो है वो ऑलवेज आपको 2 पाई ही देगा अगर आप ओमेगा नॉट टी में टी को टाइम पीरियड कह रहे हो तो। ओके, तो हमारे पास अब जो फाइनल इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म में है, वेयर ए के इज इक्वल्स टू साइन के पाई बाई 2 and divided by k pi, and for a naught the value is just 1 by 2. Let's find the remaining components. First put k is equals to 1. k is equals to 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो टर्म बचेगी वो होगी साइन पाई बाई 2 डिवाइडेड बाय पाई, एंड साइन पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 1। तो आंसर क्या आएगा 1 ओवर पाई। तो ये आंसर आपका एज इट इज ने एग्जाम्पल पे लिखा हुआ है। साइन पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 एंड डिवाइडेड बाय पाई, दैट मींस कि 1 बाय पाई। व्हाट अबाउट k इज इक्वल्स टू -1? सर -1 बाई पाई। उस केस में क्या होगा, अगर मैं k की वैल्यू को यहाँ माइनस रखता हूँ तो साइन की प्रॉपर्टी ये है कि वो एक ऑड फंक्शन है, वो उस k की वैल्यू को यहाँ रख देगा, माइनस को, साइन को। तो साइन माइनस समथिंग इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ दैट एंगल। तो माइनस एज इट इज साइन के बाहर आ जाएगा, और नीचे जो k से डिवाइड हो रहा है उसमें भी आपने एक -1 लिखना है। तो माइनस साइन स्टिल कैंसिल आउट हो जाएगा एंड द आंसर इज अगेन 1 बाई पाई। तो अगर आप एक 1 फाइंड कर रहे हो या आप a -1 फाइंड कर रहे हो, दोनों ही केसेस में आपका आंसर 1 बाई पाई होगा। ठीक है, इस लास्ट स्टेप की समझ आई है कि फॉर k इज इक्वल टू -1 आंसर कैसे 1 बाई पाई आया है? यस सर। यस ओके, व्हाट अबाउट k इज इक्वल टू 2? 0। वो आप मुझे बताओ, why 0? सर साइन पाई आ जाएगा ऊपर तो साइन पाई आ जाएगा बिकॉज साइन 180 डिग्री इज ऑलवेज 0। तो a2 की वैल्यू आप मेंशन करो या ना करो वो 0 ही है। तो नेक्स्ट हम फिर नेक्स्ट k की वैल्यू फाइंड करते हैं, व्हिच इज k इज इक्वल टू 3, थर्ड हार्मोनिक। एंड फॉर k इज इक्वल टू 3 हमारे पास जो टर्म्स डिवाइड करके या मैनिपुलेशन के बाद बनेगी, दैट विल बी साइन फंक्शन एज इट इज 3 पाई बाई 2, where k is equals to 3 divided by 3 पाई। इसका आंसर क्या होगा? एंड 3 पाई बाई 2 इज बेसिकली 270 डिग्रीज। साइन 90 के ऊपर 1 होता है और साइन 270 के ऊपर -1 होता है, तो Yes, दिस sir, विल बी -1 -1 ओवर 3 पाई। और सिमिलरली अगर आप a -3 पुट करोगे, आंसर विल स्टिल बी -1 ओवर 3 पाई। और अगर आप a की वैल्यू k की वैल्यू को 4 पुट करोगे, अगेन वही टर्म्स आ जाएंगी, तो हमारा साइन जो है वो 0 दे देगा।
उसको हम मेंशन नहीं कर रहे। देन अगेन नेक्स्ट पे हम a5 पुट करेंगे और a5 के ऊपर हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1/5 पाई हो जाएगी। तो इससे हम कंक्लूड अब ये करते हैं कि इवन हार्मोनिक्स के लिए ये वाला सिग्नल वैल्यूज नहीं देगा। ए नॉट की वैल्यू अवेलेबल है, बट उससे नेक्स्ट अगर हम इवन वैल्यूज पुट करते हैं 2, 4, 6, 8, 10 या ऑनवर्ड, तो उन पे इन कंपोनेंट्स की वैल्यूज नहीं है। लेकिन ऑड कंपोनेंट्स भी हमारे पास जो है वो डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स मिल रहे हैं, और वो एम्पलीट्यूड्स विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ के डिक्रीज कर रहे हैं, उनके एम्पलीट्यूड्स डिक्रीज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमने जब 1 पुट किया k इज इक्वल टू 1, उस पर एम्पलीट्यूड आया 1/पाई। इसका मतलब है 1 को हमने पाई से डिवाइड करना है, कोई नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने 1/पाई को डिवाइडेड बाई 3 भी करना है, तो एम्पलीट्यूड फर्दर कम हो जाएगा। और नेक्स्ट वो 5 से फिर डिवाइड हो रहा है, तो एम्पलीट्यूड जो है वो विद इंक्रीजिंग के डिक्रीज कर रहा है। और इसका जो ग्राफ है वो आप ग्राफ नंबर ए में देख सकते हो, जहां पे आपको 0 के ऊपर एम्पलीट्यूड मिल रहा है, उसके बाद 1 के ऊपर और -1 के ऊपर सेम एम्पलीट्यूड्स हैं। देन 2 और -2 के ऊपर एम्पलीट्यूड 0 हैं, और उसके बाद आपके फर्दर के की इंक्रीमेंट के साथ साथ आपके एम्पलीट्यूड्स की जो वैल्यूज हैं वो डिक्रीज करती जा रही हैं, और ये फंक्शन जो है वो एक ऑसिलेटिंग फंक्शन है। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ हो रहा है वो सेम मैनिपुलेशन है। इसको हमने पुट किया था t इज इक्वल्स टू 4t1 के लिए, यहां पे वो प्लेस कर रहा है t इज इक्वल्स टू 8t1, तो आपने t की जगह पे 8t1 रखना है। और नेक्स्ट में जो वैल्यू ली जा रही है वहां पे आपका है जी t इज इक्वल्स टू 16t1। जस्ट एक ही हमारे पास वेव फॉर्म है, लेकिन फॉर डिफरेंट टाइम स्पैन, टाइम ड्यूरेशन, टी की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमारे पास जो है वो एम्पलीट्यूड्स डिफरेंट आएंगे। ठीक हो गया, यहां तक बताओ क्वेश्चन है तो कोई? सर अगर साइन की जगह कॉस बन रहा होता तो हमें इवन पे वैल्यू मिलनी थी। एग्जैक्टली exactly, जो भी आपका फंक्शन डिफाइन हो रहा है उसी के अंदर आपने किए कि डिफरेंट वैल्यूज को पुट करना है, एंड देन यू विल फाइंड द करस्पॉन्डिंग आंसर्स। 1 के ऊपर क्या आंसर आता है, ऑब्वियसली उस केस में भी आपका 1 और -1 जो है वो देख रहा था आपने, क्या इक्वल होते हैं कि डिफरेंट होते हैं। और देन 2 के ऊपर क्या हो रहा है, कि 3 के ऊपर क्या होता है, कि -3 के ऊपर क्या होता है। तो आपको जब 1-2 आप उसको चेक करोगे तो आपको ऑब्वियसली एक टर्म का पता लग जाएगा, एक पैटर्न का आइडिया हो जाएगा कि कैसे जो है वो कंटिन्यू करेगा। यहाँ हमें पता लग रहा है 1 के ऊपर वो 1/पाई था, 3 के ऊपर 1/3 पाई हो गया अगर हम एम्पलीट्यूड्स की बात करें, 5 के ऊपर 1/5 पाई हो जाएगा, और देन 7 के ऊपर 1/7 होगा, एंड देन इसी तरह से वो कंटिन्यू करेगा, और ये इन्फिनिट तक जो है वो कंटिन्यू करते जाएंगे। और जाके प्रॉपर अगर आप k की वैल्यू को इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी पुट करते हो, देन दिस विल गिव यू 0, एम्पलीट्यूड 0। और कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का? और इस तरह के जो है वो प्रॉब्लम्स आपको असेसमेंट्स के अंदर आ सकते हैं। आई विल गिव यू सम सिग्नल x ऑफ t, सम फंक्शन x ऑफ t, एंड देन आई विल आस्क के इसके जो है आप फोरियर सीरीज को फाइंड आउट करो। तो फोरियर सीरीज में आपने फिर जो है वो उसकी a0 की वैल्यू फाइंड करनी है, और देन आपने उसके k की वैल्यू फाइंड करनी है। आगे चलें? यस सर। यस सर। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो इस फोरियर सीरीज के लिए कुछ कन्वर्जेंस के रूल्स हैं, लाइक हम किन सिग्नल्स पे फोरियर सीरीज अप्लाई नहीं कर सकते। अब वो कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं उनको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, x ऑफ t को फोरियर सीरीज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें उसे इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो पहली कंडीशन तो यही है कि एक टाइम पीरियड के अंदर अंदर वो फंक्शन इंटीग्रेटेबल हो, उसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल हो।
हमारे पास जो इंटीग्रेशन के बाद जो रिजल्ट आए वो इन्फिनिटी को अप्रोच ना करे, उसकी वैल्यू एक फाइनाइट होनी चाहिए। इसकी काउंटर एग्जांपल क्या हो सकती है, ये वाला फंक्शन। अब अगर आप इस x ऑफ t को हम देख रहे हैं तो दिस x ऑफ t इज अ पीरियोडिक फंक्शन, और इसका जो पीरियड है वो कितना है, किस टाइम के बाद ये फंक्शन जो है वो रिपीट कर रहा है, 1। t इज इक्वल टू 1 ऑनवर्ड ये फंक्शन फिर से अपने आप को रिपीट करता है, बट जब ये फंक्शन स्टार्ट होता है इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है। तो उस इन्फिनिट वैल्यू को वी कैन नॉट इंटीग्रेट, तो हमारे पास आफ्टर द इंटीग्रेशन जो रिजल्ट आएगा वो फाइनाइट नहीं रहेगा। तो दिस x ऑफ t, इस x ऑफ t को हम फोरियर सीरीज के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते बिकॉज ये बाउंड से आउट है। तो इस तरह के सिग्नल्स अगर आपके पास अवेलेबल होते हैं किसी असेसमेंट के अंदर, एंड आई एम आस्किंग कि इसकी आप फोरियर सीरीज फाइंड करो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखोगे कि ये जो है वो कन्वर्ज नहीं कर रहा, इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसकी हम फोरियर सीरीज भी फाइंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट कंडीशन ये है, एक फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम में, फॉर एग्जांपल एक टाइम पीरियड के अंदर, उसके अंदर जो मिनिमाज और मैक्सिमाज होने चाहिए वो फाइनाइट होने चाहिए। इसका मतलब है वो जब पॉजिटिव की तरफ जा रहा था या जब मैक्सिमम की तरफ जा रहा था वो कितनी बार मैक्सिमम की तरफ गया, 1 2 3 4 5, वो किसी नंबर में होने चाहिए। अगर वो इन्फिनिटी टाइम मैक्सिमम पे जा रहा है दैट मींस कि दिस फंक्शन इज नॉट मेंट फॉर फोरियर सीरीज, और ये वो फंक्शन है। अब अगर इस फंक्शन में अगर आप देखो तो एक पीरियोडिक फंक्शन है जो कि आफ्टर 1 सेकंड रिपीट कर रहा है या आफ्टर t इज इक्वल टू 1 रिपीट कर रहा है, लेकिन इसके अंदर जब स्टार्टिंग होती है तो आपको आइडिया नहीं है कि कितनी टाइम्स वो मैक्सिमम पे गया और कितनी टाइम वो मिनिमम पे गया। फंक्शन वहां पे कंसिस्टेंट है, तो इस तरह के फंक्शंस की भी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का भी हमें पता होना चाहिए, और इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हमें इसकी इक्वेशन का भी पता होना चाहिए। सो वी कैन नॉट फाइंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ बिकॉज ऑफ द इन्फिनिट नंबर ऑफ मैक्सिमास एंड इन्फिनिट नंबर ऑफ मिनिमास। नंबर 3, अगर कोई डिसकंटिन्यूटीज आती हैं, जिस तरह अभी हमने लास्ट में देखा था, एक विंडो के अंदर उसकी वैल्यू 1 थी और देन उस विंडो के बाद उसकी वैल्यू 0 हो गई, तो एक डिसकंटिन्यूटी अकर होती है किसी एक पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास -t1 और t1 के ऊपर अकर हुई थी। -t1 पे उसकी वैल्यू 1 हुई और देन t1 पे उसकी वैल्यू फिर से 0 हो गई। लेकिन अगर ये नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इनफिनिट हो जाएं देन इसकी फोरियर सीरीज पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अब अगर इसके अंदर आप देखो तो फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूसली एक स्टेप वाइज डिसकंटिन्यूटीज देता जा रहा है, और कितनी डिसकंटिन्यूटीज दे रहा है वी डोंट नो। तो इस तरह के फंक्शंस के लिए इंटीग्रेशन की लिमिट्स को मेंशन करना कि फॉर एग्जांपल इस टाइम से इस टाइम तक इंटीग्रेशन के लिए 1 एम्पलीट्यूड है, देन 1/2 है, देन 1/4 है, एंड देन व्हाट। तो अगर इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटीज हैं देन वी कैन नॉट फाइंड द फोरियर सीरीज। सो दीज आर द 3 केसेस जिसके अंदर फोरियर सीरीज पॉसिबल नहीं है। इसको दोबारा से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो मेन पॉइंट्स हैं वो हमारे माइंड में रहे। सबसे पहली चीज, फोरियर सीरीज के लिए फंक्शन का पीरियोडिक होना कंपल्सरी है, वो जिस भी पीरियड से हो रहा है। पहली कंडीशन ये होगी, क्या पीरियोडिक है? यस, ठीक है, इसकी फोरियर सीरीज फाइंड हो सकती है प्रोवाइडेड कि ये 3 पॉइंट्स में से कोई पॉइंट फेल ना करे। पहला पॉइंट, उसकी इंटीग्रेशन पे इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, उसकी कोई भी वैल्यू इन्फिनिटी पे नहीं जानी चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है उसकी स्टार्टिंग वैल्यू इन्फिनिटी पे जा रही है। नेक्स्ट, उसके अंदर मैक्सिमास और मिनिमास जो हैं वो फाइनाइट होने चाहिए, अनलाइक दिस वेव फॉर्म। इसके अंदर जो मैक्सिमास हैं और जो मिनिमास हैं वो इन्फिनिट हैं, सो वी कैन नॉट फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ ऑफ दिस सिग्नल। नंबर 3, उसके अंदर जो डिसकंटिन्यूटीज अगर हैं तो उन डिसकंटिन्यूटीज के जो नंबर हैं वो फाइनाइट होने चाहिए, इन्फिनिट नहीं हो सकते जिस तरह यहाँ पे है। तो अगर इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटीज हैं, अगर इन्फिनिट मैक्सिमास मिनिमास हैं,
अगर इन्फिनिट एम्पलीट्यूड है, सो इस फंक्शन की फोरियर सीरीज फाइंड नहीं कर सकती। अगर इन तीनों में से कोई नहीं है और फंक्शन पीरियोडिक है, देन वी कैन फाइंड द फोरियर सीरीज। इसके बाद हम उसको बेसिक फंक्शंस के अंदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? नो सर। क्लियर है सर। ओके, अभी लास्ट में हमने जो एक एग्जांपल सॉल्व की है उसके अंदर हमने देखा था कि हमारे पास जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। अगर हम के की वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो एम्पलीट्यूड्स के जो डिफरेंट वैल्यूज हैं वो मिलती जा रही हैं और के इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी के ऊपर हमारा एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स कि हमें इस फंक्शन को अगर एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है तो हमें इन्फिनिट नंबर ऑफ हार्मोनिक्स लेने पड़ेंगे। फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, देन सेकंड पे जीरो हो जाएगा ऑब्वियसली, थर्ड हार्मोनिक, देन फिफ्थ हार्मोनिक, एंड इस तरह से ये इन्फिनिट हार्मोनिक होना चाहिए। देन हम लिख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन इज बेसिकली इक्वल टू द नॉर्मल एक्स ऑफ टी, जिसपे एक स्क्वायर वेव हमें नजर आ रही थी। ये वाला एक्स ऑफ टी एक्सपोनेंशियल वाले सिग्नल के इक्वल तब होगा जब हम पूरे के पूरे माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक अपने सारे के सारे हार्मोनिक्स या अपने एम्पलीट्यूड लेंगे। अब इसको एक और वे से देखते हैं। अब अगर एक स्क्वायर वेव है और आप के की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हो, यहाँ पे उसको वो एन से डिफाइन कर रहा है। नॉर्मली हमारे पास जो के की वैल्यू डिफाइन होती है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक है, और अगर आप इस लिमिट के अंदर आप एक्सपोनेंशियल को डिफाइन कर रहे हो देन हम लिख सकते हैं कि ये दोनों सिग्नल्स इक्वल हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इन्फिनिटी पे अप्रोच नहीं कर सकते, तो हमें कुछ ट्रंक करना पड़ेगा, कुछ ट्रंकेट करनी पड़ेंगी चीज़ें, कुछ लिमिट करना पड़ेगा। अब लिमिटिंग के लिए क्राइटेरिया क्या है? अगर तो हम जस्ट फर्स्ट हार्मोनिक ले रहे हैं, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 1 या k इज इक्वल टू 1, तो आपके पास एक साइनोसाइडल आपको नजर आ रही होगी जिसकी एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी जिसको आप ओमेगा नॉट से डिफाइन करते हो। अगर आप n की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो तो आपके पास जो है वो वेवफॉर्म कुछ इस तरह से ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगी, और यहाँ पे आपको अब ऑसिलेशन नजर आ रही हैं बिकॉज दो वेव्स आपस में ऐड हो गई हैं। एक का एम्पलीट्यूड कम था लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और दूसरे का एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो दोनों वेव्स जो हैं वो सुपर इम्पोज हो जाएंगी। और अगर आप कॉन्टिन्यूसली एन की वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हो 7, 19 एंड 79, तो यू विल एनालाइज कि आप जो है वो साइनोसाइडल सिग्नल्स को ऐड करके अपना स्क्वायर सिग्नल बना रहे हो। बट प्रॉब्लम ये है कि n इज इक्वल टू 79 तक जाने के बाद भी, इसका मतलब है कि k की वैल्यू को आपने 79 लिया है, और ऑब्वियसली अगर आपने 79 लिया है तो माइनस 79 भी लिया होगा, तो माइनस 79 से प्लस 79 तक ये समेशन आपने एक्सपेंड किया है, और देन आपको कुछ स्क्वायर की फॉर्म नजर आई है। बट द प्रॉब्लम इज इस स्क्वायर की फॉर्म में जहां डिसकंटिन्यूटीज हैं वहां कुछ रिपल्स भी हैं इन 4 पॉइंट्स के ऊपर, और एक नॉर्मल एक्स ऑफ टी के अंदर जिसमें एक स्क्वायर वेव थी उसके अंदर ये रिपल्स अवेलेबल नहीं थे, तो हम फिर इस इक्वेशन के अंदर इक्वल का साइन यूज नहीं कर सकते। प्रॉब्लम समझ आ रही है जो मैं बता रहा हूँ? हमने उसको इन्फिनिटी तक एक्सपैंड करना था, लेकिन फॉर ऑब्वियसली फॉर मेमोरी लिमिटेशन या और डिफरेंट प्रैक्टिकल लिमिटेशंस हम उसको इन्फिनिटी तक एक्सपैंड नहीं कर सकते। हम फिर चेक कर रहे हैं कि वो कितना एक्सपैंड के बाद हमें जो है वो सिग्नल की शेप इक्वल टू के करीब करीब चली जाएगी। तो 79 पे अगर हमने देखा तो उसमें जो है वो हमारे स्क्वायर की शेप जो है वो बन गई है, लेकिन स्क्वायर की शेप में जहाँ जहाँ पे डिसकंटिन्यूटीज थी वहाँ पे रिपल्स हैं। अब इससे हम जो है वो क्या कंक्लूड करते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को आप गिब्स फिनोमेना बोलते हो, जिसने इसको इन्वेंट किया था। अब जैसे जैसे आप n की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो, n मीन्स योर k वैल्यूज जो कि आपके समेशन की लिमिट्स हैं, आपके रिपल्स जो हैं वो कंप्रेस होते जा रहे हैं, उनका साइजेस, उनके एम्पलीट्यूड्स कम होते जाएंगे, और जैसे ही आप n की वैल्यू को कम करते जाओगे आपके रिपल्स का जो एम्पलीट्यूड है वो भी बढ़ता जाएगा।
तो रिपल्स को फुल खत्म करने के लिए आपको वैल्यू को इंक्रीज करना है। ठीक है, तो एज एन इंक्रीजेस रिपल्स जो हैं वो कंप्रेस हुए जहां जहां पे डिसकंटिन्यूटीज है। लेकिन अगर आप कोई फाइनाइट वैल्यू डिफाइन कर देते हो, फॉर एग्जांपल हमने 79 डिफाइन कर दी, उस पे एम्पलीट्यूड्स जो हैं या रिपल्स जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, वो फिर चेंज नहीं करेंगे। जितने उस पे डिफाइन हो गए वो उतने ही रहेंगे। तो यहाँ से हम फिर क्या कंक्लूड करते हैं कि हमारे पास जो फैक्टर है, जो कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज़ कि आपने लिमिट्स के लिए के की वैल्यूज़ का डिफाइन करनी है। कहाँ पे आपने सीरीज़ को ट्रंकेट करना है, कितना सिग्नल के अंदर आप एरर जो है वो बियर कर सकते हो। एक तरफ तो हम बात कर रहे थे कि हम जो है इसको सिंपल की तरफ कन्वर्ट कर देंगे, हम इसको एक्सपोनेंशियल बना देंगे ताकि हमारे पास जो है वो प्रोसेसिंग सिंपल हो जाए। लेकिन दूसरे एंड के ऊपर हमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ रहे हैं। वो कॉम्प्रोमाइज़ ये हैं कि आप अगर इन्फिनिट वैल्यू ले रहे हो देन आप दोनों इक्वेशन में बैलेंस करने के लिए इक्वल यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप इन्फिनिट नहीं ले रहे हो के को या एन को, देन यू कैन नॉट यूज़ इक्वल साइन, आप उसको अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हो। ठीक है, तो हम फिर करते हैं फोरियर सीरीज को ट्रंकेट करते हैं एक लिमिट तक, एक फाइनाइट वैल्यू तक उसको जो है हम स्टॉप कर देते हैं। तो उससे फिर क्या होगा, ऑब्वियसली वो फिर सिग्नल एक्स एन होगा, वो एक्स ऑफ टी नहीं होगा। एक्स एन मीन्स जितना भी आपने एन की वैल्यू को डिफाइन किया था, जितना भी आपने के की वैल्यू को डिफाइन किया था, उसको हम ट्रंकेटेड फोरियर सीरीज का नाम देंगे। वो एक्स ऑफ टी के इक्वल नहीं है, और उस एक्स ऑफ एन में कुछ रिपल्स अकर होंगे, और वो रिपल्स जो हैं वो डिसकंटिन्यूटीज पे होंगे, जहां जहां भी डिसकंटिन्यूटीज है, बिकॉज वहां पे आपके सिग्नल की शेप चेंज होगी। और अगर आप एन की वैल्यू को लार्ज ले रहे हो और आपने इतना लार्ज लेना है या उसको इतना आपने एक्सटेंड करना है इन्फिनिटी की तरफ कि आपको इस चीज़ की इंश्योर हो जाए कि उस जो टोटल एनर्जी आपके रिपल्स के अंदर इन्वॉल्व हो रही है वो अब सफिशिएंट नहीं है, वो इनसिग्निफिकेंट हो गई है। वापस जाते हैं शेप की तरफ। हमारे पास जो रिपल्स अक्कर हो रहे थे, अगर आप स्टार्ट करो n इज इक्वल टू 7 से, तो अगर आपकी वेवफॉर्म्स में एक एम्पलीट्यूड है, मींस कि उस एम्पलीट्यूड की एनर्जी है, और सिग्नल जो है वो ऑलवेज आपकी फाइंड होता है कि उसमें कितनी एनर्जी है। अब अगर रिपल्स में एनर्जी है, दैट मीन्स कि वो वाली एनर्जी वेस्ट हो रही है, क्योंकि ये वाला सिग्नल हमारा स्क्वायर सिग्नल नहीं है, तो ये एनर्जी हम वेस्ट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम n इज इक्वल टू 79 पे देखें, तो ये जो आपको पीक्स नजर आ रही हैं रिपल्स की, इनमें भी एनर्जी है और ये एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो आपको n की वैल्यू को इतना एक्सटेंड करना है कि इसमें जो एनर्जी है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाए, उसको हम इग्नोर कर सकें, वो सम 0.00 हो जाए, ताकि हमारा जो सिग्नल है वो एक्स ऑफ टी के क्लोज ही हो, उसकी जो एनर्जी है वो वेस्ट ना हो रही हो। इस वे से आपने जो है वो n की वैल्यू को चूज करना है। इससे रिलेटेड मैं आपको मैटलैब का एक कोड शेयर करूंगा, और उसके अंदर आप इस तरह की वेव फॉर्म्स को जनरेट करके खुद एनालाइज करोगे कि ये जो हम रिपल्स की बात कर रहे हैं ये क्या वाकई जनरेट होते हैं कि नहीं होते। ठीक है, तो आप ने मुझे जो है वो, जब हम मैटलैब की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मुझे इन चीज़ों की रिमाइंड करवाना है कि हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो स्किप की थी मैटलैब के लिए, ताकि मैं फिर उन सबको आपके साथ शेयर कर सकूँ। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज। जिस तरह हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, टाइम कन्वर्जन, सॉरी टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल, अगर वो सारी चीज़ें आपके एक्स ऑफ टी के ऊपर इम्प्लीमेंट होती हैं तो आपके फोरियर सीरीज पे उसका क्या इफेक्ट होगा, वो चीज़ें हम आप देखने लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल लीनियरिटी, द सिंपल प्रॉपर्टी। लीनियरिटी का मतलब ये है अगर हम दो सिग्नल्स की फोरियर सीरीज को फाइंड करें, लेट्स सपोज हमारे पास दो सिग्नल्स हैं एक्स ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी, ए की फोरियर सीरीज फाइंड की, एफ एस मीन्स फोरियर सीरीज, उसका आंसर आता है ए के सम एम्पलीट्यूड, और अगर वाई टी की फाइंड करते हैं उसका एम्पलीट्यूड आ रहा है बी के, जस्ट हमने उसको डिफाइन किया हुआ है इन नंबर्स के साथ।
अब लीनियरिटी का मतलब ये है, अगर मैं इन दोनों सिग्नल्स को, लेफ्ट साइड वाले सिग्नल्स को ऐड करूं, राइट साइड वाले सिग्नल्स भी सिंपल ऐड होने चाहिए विदाउट एनी फर्दर मॉडिफिकेशन। या अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो वो कांस्टेंट एज इट इज a के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाए। या अगर कोई कांस्टेंट b मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो वो कांस्टेंट जो है वो इस तरफ भी मल्टीप्लाई हो जाए b ऑफ k के साथ। तो कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। अगर आप x ऑफ t के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो, y ऑफ t के साथ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो और देन फोरियर सीरीज फाइंड करो, तो वो जस्ट a के और b के की एडिशन होनी चाहिए विद कांस्टेंट a एंड b। दिस इज द लीनियर प्रॉपर्टी, और ये चीज आपके फोरियर सीरीज के अंदर होल्ड करती है। तो चाहे तो आप सिग्नल्स को पहले ऐड कर लो और देन फोरियर सीरीज फाइंड कर लो, चाहे आप दोनों की इंडिविजुअल फोरियर सीरीज फाइंड करने के बाद ऐड कर लो, दोनों के रिजल्ट सेम होने चाहिए। नेक्स्ट इज टाइम शिफ्टिंग। अब टाइम शिफ्टिंग का मतलब है कि हम अपने सिग्नल x की वैल्यू को किसी t0 के साथ लेफ्ट साइड या राइट साइड के ऊपर शिफ्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास x ऑफ t डिफाइन था और उसकी फोरियर सीरीज जो है वो a k है। a k इज द एम्पलीट्यूड्स फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k। और जब हमने शिफ्ट किया x ऑफ t को विद सम t0, तो अब आपके पास जो नेक्स्ट कॉन्स्टेंट्स डिफाइन होंगे फोरियर सीरीज के, जो एम्पलीट्यूड्स डिफाइन होंगे, उनके साथ आपने एक फैक्टर मल्टीप्लाई करवाना है, एंड दैट इज एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे के ओमेगा नॉट इंटू टी नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर लो कि टी नॉट के साथ कौन सा साइन है, उसको डायरेक्टली आपने इधर मल्टीप्लाई कर देना है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे भी फिर प्लस होने जाना था, समथिंग लाइक दिस। अगर x ऑफ t की सीरीज ए के है, तो x ऑफ t माइनस टी नॉट की सीरीज ए के होगी, बट विद मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस जे के ओमेगा नॉट इंटू टी नॉट। और के ओमेगा नॉट में ओमेगा नॉट को हम जो है वो 2 पाई ओवर टी की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। सेम चीज़ है, 2 पाई इंटू एफ या 2 पाई इंटू 1 ओवर टी टाइम पीरियड। तो इनको हम जो है यूज़ करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल जब सॉल्व करेंगे कि ये प्रॉपर्टीज़ कैसे हमें हेल्प करती हैं किसी भी फंक्शन की डायरेक्ट फोरियर सीरीज फाइंड करने के लिए। यस, अगर t प्लस टी नॉट होगा तो आगे e पॉजिटिव ही आएगा। तो एक्सपोनेंशियल में आपके साथ जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके सर। ये जस्ट एक जेनेरिक है, माइनस टी नॉट है तो वहां पे माइनस टी नॉट है, अगर वहां पे प्लस टी नॉट है तो फिर वहां पे भी प्लस टी नॉट होगा। डिपेंड्स कि आपने किस साइड की तरफ शिफ्टिंग किया है, लेफ्ट साइड किया है या राइट साइड की है, तो साइन उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। इसको हम किसी एग्जांपल में दोबारा से भी फाइंड आउट कर रहे होंगे। नेक्स्ट इज टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल का मतलब है कि अगर मैं t की वैल्यू को माइनस टी से रिप्लेस कर दूं, फॉर एग्जांपल इफ x ऑफ t with the Fourier series ak, then x of minus t will have a Fourier series a minus k। तो वहां पे k का साइन रिप्लेस हो जाएगा। जो चीज 1 के ऊपर थी वो -1 के ऊपर आएगी और चीज -1 के ऊपर थी वो 1 के ऊपर चली जाएगी। तो ये है जी टाइम रिवर्सल। यहाँ पे t रिवर्स हो रहा है, वहां पे k रिवर्स। टाइम स्केलिंग, टाइम स्केलिंग में हमने कहा था कि अगर x ऑफ a t फाइंड करना है तो आपको t की हर वैल्यू को a से डिवाइड करना है। जब हमने टाइम स्केलिंग की एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे, इसकी मैंने एक असेसमेंट में भी आपको इसका एक क्वेश्चन दिया था। x ऑफ a t मीन्स जो न्यू सिग्नल बनेगा वो टोटल टाइम को a से डिवाइड करके बनेगा। लेकिन फोरियर सीरीज के अंदर क्या होगा कि वो एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएगा ओमेगा नॉट के साथ। कैसे? अगर आप x ऑफ a t फाइंड कर रहे हो तो अब जो आपका ओवरऑल सिग्नल बनेगा उसमें k ओमेगा नॉट नहीं होगा, k a ओमेगा नॉट होगा, और देन आप इस सीरीज को फाइंड करोगे। a k आपका एज इट इज आएगा जो कि प्रीवियस केस में था, लेकिन अब जो एक्सपोनेंशियल साथ आएगा उसके अंदर अल्फा ओमेगा नॉट होगा।
ठीक है, तो टाइम के अंदर आपने डिवाइड करना था और फ्रीक्वेंसी के अंदर आपने मल्टीप्लाई करना है। और अगर यहाँ पे t बाई ए हो तो t डिवाइड हो रहा है तो टाइम के अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे और फ्रीक्वेंसी के अंदर आप डिवाइड करोगे। तो इसको हम जो है वो एक कंक्लूजन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। सर ये दोबारा बता दें कैसे करना मैं वही मल्टीप्लाई। करने लगा हूँ। मुझे अगर ए टी है, एक्स ऑफ ए टी फाइंड करना है, तो आपने इसके लिए जब इसका टाइम वेवफॉर्म फाइंड किया था तो आपने टी की हर वैल्यू को ए से डिवाइड करना है, और जब आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो आपने ए की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो टाइम में उल्टा है और फ्रीक्वेंसी के अंदर एज इट इज है। और अगर आप फाइंड कर रहे हो एक्स ऑफ टी डिवाइडेड बाय ए, तो टाइम के अंदर अब इसका उल्टा होगा, दैट मीन्स आपने ए को मल्टीप्लाई करवाना है और फ्रीक्वेंसी के अंदर एज इट इज होगा ओमेगा नॉट ओवर ए। तो इस तरह से आपने इसको यूज करना है अगर फोरियर सीरीज के अंदर किसी जगह पे इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो एक्स ऑफ ए टी फाइंड करना है, टाइम के अंदर यू हैव टू डिवाइड, टाइम के अंदर वो चीज उल्टी हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी के अंदर वो एज इट इज है। एक्स ऑफ ए टी मीन्स ए ओमेगा, एक्स ऑफ टी बाई ए मीन्स ओमेगा नॉट ओवर ए। ठीक हो गया। और अगर टाइम के अंदर है तो अगर ए टी फाइंड करना है तो टी ओवर ए होगा, और अगर टी ओवर ए फाइंड करना है तो वो मल्टीप्लाई होगा, ए मल्टीप्लाई बाय टी। और अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो मल्टीप्लिकेशन से मतलब है कि दो सिग्नल्स एक्स ऑफ टी हैं और वाई ऑफ टी हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि उन दोनों की फोरियर सीरीज क्या है। अगर एक्स ऑफ टी की फोरियर सीरीज ए के है और वाई ऑफ टी की फोरियर सीरीज बी के है, और देन अगर दोनों सिग्नल्स में मल्टीप्लाई करता हूं, दैट मीन्स एक्स ऑफ टी इंटू वाई ऑफ टी, तो दूसरी साइड के ऊपर जो चीजें मल्टीप्लाई होंगी वो आपकी कॉन्वोल्यूशन से होंगी। इसको दोबारा एनालाइज करते हैं, और ये जो है वो क्वाइट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि फर्दर आपके पोस्ट मिड के बाद काफी यूज होनी है। टाइम डोमेन के अंदर अगर दो सिग्नल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके सीरीज के जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो कन्वॉल्व होंगे, वाइस वर्सा। अगर सीरीज के अंदर दो एम्पलीट्यूड्स ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो टाइम डोमेन के अंदर वो दोनों सिग्नल्स कन्वॉल्व होंगे। तो ये वाइस वर्सा है, अगर एक तरफ मल्टीप्लिकेशन है दूसरी तरफ कॉन्वोल्यूशन होगी, अगर दूसरी तरफ मल्टीप्लिकेशन है तो फर्स्ट जो है वो कॉन्वोल्यूशन होगी, समथिंग लाइक दिस। इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन इन टाइम डोमेन इज इक्वल टू कॉन्वोल्यूशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, या अगर कॉन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन है दिस विल बी मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो अगर एक तरफ मल्टीप्लिकेशन हो रही है दूसरी तरफ आपको कॉन्वोल्यूशन करनी है, तो एक कॉन्वोल्यूशन को सॉल्व करने का इजी मेथड ये भी है। आपको लग रहा है कि सिस्टम्स में जो सिग्नल्स यूज हो रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, तो फर्स्ट उनके आप फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लो कि उनकी जो है वो सीरीज क्या है या उनके फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या है, देन जस्ट मल्टीप्लाई करवा दो। तो कॉन्वोल्यूशन को अवॉइड करने के लिए वी कैन यूज मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मल्टीप्लाई द सिग्नल्स विदाउट यूजिंग एनी समेशन साइन, but first convert them into the other domain। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन इन वन डोमेन इज इक्वल टू कॉन्वोल्यूशन इन द सेकंड डोमेन। सीरीज के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, टाइम डोमेन के अंदर वो कन्वॉल्व होंगे। टाइम डोमेन के अंदर अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सीरीज के अंदर वो कन्वॉल्व होंगे। इसको देखते हैं, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। कॉन्जुगेट एंड कॉन्जुगेट सिमेट्री। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि आपका जो है वो इमेजिनरी पार्ट के साइन को हम चेंज कर रहे हैं। अगर x ऑफ t जो है वो a k के इक्वल है एंड इफ यू आर टेकिंग द कॉन्जुगेट ऑफ x ऑफ t, तो दूसरी साइड के ऊपर आपका जो रिजल्ट होगा वो कुछ इस फॉर्म का होगा। और हम एज्यूम कर रहे हैं कि सिग्नल्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं। x ऑफ t का कॉन्जुगेट जो है वो a ऑफ k के कॉन्जुगेट के इक्वल होगा, बट k को पहले आपने माइनस से रिप्लेस करना है। इसका मतलब यहाँ पे रिवर्सल भी इन्वॉल्व हो रहा है और कॉन्जुगेट भी इन्वॉल्व हो रहा है फॉर जस्ट कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी। अगर इसको हम अब
प्रिसाइज करते जाएं फॉर एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू रियल। अगर एक्स जस्ट रियल नंबर है तो एक्स का कॉन्जुगेट जो है वो जस्ट एक्स के इक्वल होगा बिकॉज इमेजिनरी पार्ट नहीं है, और उस केस के अंदर फिर ए माइनस के जो होगा वो अपने कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। तो आप जस्ट कॉन्जुगेट ले लो, माइनस करने की जरूरत नहीं है, या आप जस्ट माइनस ले लो, कॉन्जुगेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर प्योर इमेजिनरी है और सॉरी प्योर कॉम्प्लेक्स है तो फिर आपको ये पूरी की पूरी क्वेश्चन करनी पड़ेगी फॉर प्योर कॉम्प्लेक्स। अगर प्योर रियल है तो फिर आप उसको इस फॉर्म के अंदर सिंप्लीफाई कर सकते हो, और अगर रियल और इवन है, इवन का मतलब है कि वो नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड दोनों चेंजेबल हैं। अगर ये केस है तो उस केस के अंदर आपके नेगेटिव साइड्स जो हैं वो पॉजिटिव के इक्वल हो जाएंगे। तो आप जस्ट ए के पुट करो या ए माइनस के पुट करो, सेम ही है। या अगर आप ए के का कॉन्जुगेट ले लो या उसका कॉन्जुगेट ना लो, दोनों सेम है। ठीक है, तो उस केस के अंदर आपका एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए के होगा और एक्स बार टी इज इक्वल टू अगेन ए के होगा। यहाँ इसको वाइंड अप करते हैं। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है तो बताओ। एक्सक्यूज मी सर। यस सर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव ये जो हैं ये इस पे फॉरियर सीरीज पे अप्लाई होती हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज इस पे अप्लाई नहीं होती, बिकॉज हमने अभी देखा है अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर तो जस्ट आपने इस साइड के ऊपर अप्लाई करनी है, ए के मल्टीप्लाई बाई ए के, देन इट्स फाइन। लेकिन अगर आप उसको इस साइड से भी डील करवा रहे हो कि इधर रिजल्ट क्या बनेगा, देन वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी, बिकॉज एक तरफ मल्टीप्लिकेशन दूसरी तरफ कुछ और बना रही थी। तो एग्जैक्टली फिर आप ऐसे नहीं लिख सकते कि आपने ए के और बी के को मल्टीप्लाई करवाया और आपको दूसरी हैंड से कोई कंसर्न नहीं है और जो है वो बी के इंटू ए के, देन इट्स फाइन, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, लेकिन अगर आप, बिकॉज हमने देखा था कि कॉन्वोल्यूशन के अंदर अगर आप एच के साथ कन्वॉल्व करो एच ऑफ टी माइनस टॉ करके या आप एक्स ऑफ टी माइनस टॉ कर लो, रिजल्ट्स में कोई फर्क नहीं आता। तो इसका मतलब है इसकी कम्यूटेटिव में भी कोई फर्क नहीं आएगा। और ऑब्वियसली एसोसिएटिव भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उन चीज़ों की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें कंसर्न उन चीज़ों से है जिससे हमारे सिग्नल्स की सिंप्लीफिकेशन हो जाए। अब कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव जो है वो इस तरह से किया कि ए बी और साथ एक सी सिग्नल भी आ जाएगा, तो आप इनकी मैनिपुलेशन कर सकते हो, नो इशू। आप ए प्लस बी और देन सी के साथ इसको आप मल्टीप्लाई करवा दो, यू कैन डू दैट। ए प्लस बी कर लो, प्लस सी कर लो, या आप ए प्लस बी को पहले सॉल्व कर लो और देन उसके रिजल्ट को सी में ऐड कर दो, सेम। ठीक है, तो वो चीज़ें तो बाय डिफ़ॉल्ट ही हैं। हम कुछ उन चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं टू सिंप्लीफाई द एग्जांपल्स। ठीक है, अगर अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है 3 सिग्नल्स हैं और 3 सिग्नल्स की पहले तो फोरियर सीरीज फाइंड करो, इटसेल्फ एक हेक्टिक काम है। हम तो चाहते हैं कि एक सिग्नल की फाइंड हो और उससे हम 3 सिग्नल्स की और कर लें, तो इसलिए ये प्रॉपर्टीज बनी है। हम चाहते हैं कि हमें कॉन्वोल्यूशन ना करनी पड़े, हम जस्ट मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो ये प्रॉपर्टी उसके लिए थी। हम चाहते हैं कि हमारे पास एक्स ऑफ टी की फोरियर सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल थी, हमें उसका शिफ्टिंग मिला, शिफ्टिंग से क्या हो जाएगा, क्या हमें नई फोरियर सीरीज फाइंड करनी है? द आंसर इज नो, आपको उसी फोरियर सीरीज के साथ एक चीज़ मल्टीप्लाई करनी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो हम जो है वो चीज़ों को सिंपल कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो प्रीवियस चीज़ें जो हैं वो तो यहाँ पे हैं ही हैं, कम्यूटेटिव इज देयर, एसोसिएटिव इज देयर, बट दोज आर नॉट हेल्पफुल एनीमोर, क्योंकि 3 सिग्नल्स को एक ही टाइम पे लेके चलना इज नॉट अ गुड चॉइस। हमारा काम तो ये है कि एक्स ऑफ टी को लीनियर कॉम्बिनेशन में ऐड करें। अब हम करना ये चाहते हैं कि एक्स ऑफ टी में पहले तो आप वाई ऑफ टी ऐड करो, उसके साथ आप सी ऑफ टी ऐड, जेड ऑफ टी ऐड करो, तो ये तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। पहले इसके एक्सपोनेंशियल फंक्शंस फाइंड करो, फिर इसके एक्सपोनेंशियल फंक्शंस फाइंड करो, फिर इसके एक्सपोनेंशियल फंक्शंस फाइंड करो और देन तीनों को ऐड करो। नो नीड टू डू दैट। हम इतने कॉम्प्लेक्स की तरफ नहीं जाएंगे। इतने कॉम्प्लेक्स को करने के लिए वी हैव मैटलैब, वी हैव कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर जो ज़्यादा सिग्नल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। हमारा काम यहाँ जस्ट अंडरस्टैंडिंग तक है कि हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं।
चलें, काफ़ी लंबी डिस्कशन होगी इस पर। ये गाड़ी ना नहीं लगे आता, ब्रेक ही है हमारी। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, यस, अभी ये गिब्स फिनोमेना के जो सेकंड और थर्ड पॉइंट है उसको एक्सप्लेन कीजिएगा एक बार। मुझे वहाँ पे जाने दें। ओके, इसको पहले हम पढ़ लेते हैं सारे को। सेकंड बुलेट है क्या? ट्रंकेटेड फोरियर सीरीज इज बेसिकली द अप्रोक्सीमेशन है सिग्नल एक्स ऑफ टी का। वो क्यों अप्रोक्सीमेशन है हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ट्रंकेटेड को हम नाम देते हैं एक्स एन का, कि हमें एन तक उसको, और एक्स ऑफ टी का मतलब है कि हम इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हैं। ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। और अगर आप सिग्नल को ट्रंकेट कर रहे हो विद सम एन वैल्यू, दिस विल गिव यू हाई फ्रीक्वेंसी रिपल्स, और वो हाई फ्रीक्वेंसी रिपल्स जो है वो ओवरशूट करेंगे डिसकंटिन्यूटीज पर। ये वाली बात हो रही है। अगर एन की वैल्यू फाइनाइट है तो आपके पास आएंगे हाई फ्रीक्वेंसी रिपल्स जो कि पल्स कर रहे होंगे, समथिंग लाइक दिस एट डिसकंटिन्यूटीज। होना ये चाहिए था कि हमारा सिग्नल जो है वो इस फॉर्म में होता, जस्ट एक परफेक्ट स्क्वायर वेव, लेकिन हो ये रहा है कि सिग्नल में कुछ इस तरह के रिपल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, सम ऑसिलेशंस, और ये ऑसिलेशंस हमें नहीं चाहिए। बिकॉज ऑफ द ट्रंकेटेड फोरियर सीरीज दीज आर नॉट अवॉइडेबल। एक तो ये आएगी अगर हम n की वैल्यू को फिक्स कर रहे हैं फाइनाइट के ऊपर। ये है सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि हमें n की इतनी वैल्यू एक्सटेंड करनी है, उसको इतना हाई करना है कि हम इन रिपल्स को मिनिमाइज कर सकें, इतना मिनिमाइज कर सकें कि इसके अंदर एनर्जी जो है वो नेग्लिजिबल हो जाए। ठीक है, अगर ऑब्वियसली अगर इनका एम्पलीट्यूड्स है रिपल का, तो इन एम्पलीट्यूड्स के अंदर फिर एनर्जी भी है। तो हम चाहते हैं कि इनके एम्पलीट्यूड्स कम से कम हो जाए ताकि इनकी एनर्जी जो है वो नेग्लिजिबल हो जाए। तो हमने सिग्नल्स को इस एंड तक एक्सपेंड करना है that we can ignore the energy in these ripples, or in other words we can ignore these ripples. Clear हुआ? यस सर, क्लियर, थैंक यू सर। ओके, सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपने पासवर्ड्स थ्योरम से, और उसके बाद हम फिर जो है कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट अपनी आउटलाइन से। ठीक है, इसको यहाँ वाइंड अप करते हैं। आई एम गोइंग टू end this slide, going to stop the recording.